यह कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, यह आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है। एपिसोड 71। चांद अभी भी चुपचाप खड़ी होकर चांद को देख रही थी। व्योम ने धीरे से उसके चेहरे की तरफ देखा। चांद की रोशनी इस वक्त चांद के चेहरे पर पड़ रही थी, जिस वजह से चांद आसमान में चमकने वाले चांद से कहीं गुना ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। व्योम ने धीरे से कहा, अंदर चले। व्योम की बात सुनकर चांद ने उसकी तरफ देखकर धीमी आवाज में कहा, थोड़ी देर यहीं पर रहिए, हमें यहाँ पर सुकून मिल रहा है। अंदर हमें अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। बैठे बैठे हमारी कमर भी अकड़ गई थी, इसलिए प्लीज थोड़ी देर तक हम यहीं पर रुकते हैं ना। चांद की बात सुनकर और उसकी रिक्वेस्ट सुनकर व्योम ने उसे मना नहीं कर पाया। अध्याय और सावित्री जी ने उन दोनों की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। कुछ देर बाद अध्याय ने धीरे से कहा, दादी माँ, भाई बदल रहे हैं। सावित्री जी ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले से बदल गया है। पहली मुलाकात में ही उस पर जादू हो गया था मेरे बच्चे। हम अच्छे से जानते थे कि हमारा व्योम कभी बुरा था नहीं, वो बस गलत संगत में, गलत चीजों में पड़ गया था। पर चांद के आने के बाद उसने सब कुछ छोड़ दिया। हम यही चाहते हैं कि अब अपनी जिंदगी में चांद को हमेशा हमेशा के लिए जगह दे दे और उनके साथ एक खुशहाल जिंदगी की शुरुआत करें। सावित्री जी की बात सुनकर अध्याय ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी यही चाहता हूँ दादी माँ। मैं चाहता हूँ कि जल्दी से भाई और भाभी के 2 दिन क्यूट क्यूट बच्चे दुनिया में आ जाए और फिर मेरे आगे पीछे घूमकर मुझे चाचू चाचू कहे। कितना मजा आएगा। हमारे घर में 2-3 नन्हे मुन्ने बच्चे होंगे। आपका भी एंटरटेनमेंट हो जाएगा और मेरा भी। अध्याय की बात सुनकर सावित्री जी ने उसे घूरते हुए कहा, तो आपके और हमारे एंटरटेनमेंट के लिए हमारे चांद, जो खुद अभी बच्ची है, जिन्होंने अपना बचपन खुलकर नहीं जिया, वो बच्चा पैदा करें। सावित्री जी की बात सुनकर अध्याय ने हंसते हुए कहा, नहीं दादी माँ, मैं तो मजाक कर रहा था। आपको इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है। मैं भी नहीं चाहता कि भाभी को इतनी जल्दी बच्चे हो। अभी तो उन्हें काफी कुछ सीखना है। उन्हें इस सोसाइटी में जीने के बारे में और उसके तरीकों के बारे में सीखना है। उन्हें खुद को बेहतर बनाना है ताकि वो सबके सामने सर उठाकर खड़ी रह सके। मैं तो बस मजाक कर रहा था, इसलिए अब आप शांत हो जाइए। अध्याय की बात सुनकर सावित्री जी ने कहा, फिर ठीक है, वरना हम आपकी अच्छे से पिटाई करने वाले थे। दोनों हंसते हुए वार्ड से बाहर चले गए, क्योंकि अब व्योम चांद के पास आ चुका था और वो लोग चाहते थे कि एक हस्बैंड होने के नाते व्योम ही चांद का ध्यान रखें। काफी देर बाद व्योम ने चांद की तरफ देखते हुए कहा, चलो, अब तुम्हारे पैरों में दर्द होने लगा होगा। चांद ने धीरे से अपना सर हिलाया और लड़खड़ाते कदमों से चलने की कोशिश करने लगी। व्योम ने आगे बढ़कर झटके से उसे गोद में उठा लिया। उसने चांद को ध्यान से अपनी गोद में उठाया था ताकि उसकी चोट पर प्रेशर ना पड़े। चांद ने व्योम की तरफ देखकर धीरे से कहा, हम चल सकते हैं, आप हमें नीचे उतार दीजिए। चांद की बात को इग्नोर करके व्योम ने कहा, और मुझे भी तुम्हें गोद में पकड़ना आता है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं जानता हूं कि इस वक्त तुम चलने की कंडीशन में नहीं हो। कहते हुए व्योम ने लाकर चांद को बेड पर बैठा दिया। चांदनी धीरे से कहा, क्या आप नर्स को बुला सकते हैं? चांद की बात सुनकर व्योम ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ है, मुझे बताओ। चांद ने धीरे से कहा, प्लीज बुला दीजिए ना। चांद के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर व्योम को कुछ गड़बड़ लग रही थी। उसने कहा, पहले मुझे बताओ, आई एम योर हस्बैंड, तुम मुझे सब कुछ बता सकती हो। व्योम की बात सुनकर बेचारी चांद ने हिम्मत करते हुए कहा, वो हमें बाथरूम जाना है और हमारे हाथों में दर्द हो रहा है, इसलिए हम खुद से कुछ नहीं कर सकते। कहते हुए चांद का चेहरा नीचे झुक गया। वही उसकी बात सुनकर व्योम के चेहरे पर कोई एक्सप्रेस नहीं आया। उसने चांद की तरफ देखते हुए कहा, तो चलो, मैं तुम्हें बाथरूम लेकर चलता हूं। व्योम की बात सुनते ही चांद की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने व्योम की तरफ देखकर हैरानी से कहा, कैसी बातें कर रहे हैं आप, हमें बाथरूम जाना है और हम खुद से। कहते हुए बेचारी चांद की हालत खराब हो रही थी। व्योम समझ गया कि चांद उसके साथ कंफर्टेबल नहीं है। उसने इरिटेट हुए कहा, क्या यार, यह मेरी बीवी होकर मेरे साथ इतना ज्यादा शर्मा आ रही है, पर फिर भी इस वक्त इसकी कंडीशन ठीक नहीं है।
इसलिए जबरदस्ती करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। सोचते हुए व्योम वहां से नस को बुलाने के लिए चला गया। कुछ देर बाद चांद नस के साथ बाथरूम में चली गई तो व्योम को गुस्सा आ रहा था कि वो खुद की बीवी की मदद नहीं कर सकता क्योंकि उसकी बीवी खुद ही मदद नहीं लेना चाहती। कुछ देर बाद चांद वापस आ गई। उसके चेहरा फ्रेश लग रहा क्योंकि अंदर से वो अपने चेहरे को क्लीन करके आई थी। नस ने उसे अच्छे से बेड पर बिठाते हुए कहा, मैडम क्या आपकी कमर दर्द कर रही है? चांद ने धीरे से अपना सर हिलाया। नस ने कहा, तो आप लेट जाइए, मैं आपको मालिश दे देती हूँ। नस की बात सुनकर व्योम, जो कि अपने गुस्से को इतनी देर से कंट्रोल करके बैठा हुआ था, उसने नस को घूरते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है, तुम यहां से चली जाओ, उसे मालिश में दे दूंगा। व्योम की बात सुनकर नस ने पलटकर व्योम की तरफ देखा और कुछ कहने की कोशिश की, पर व्योम की डरावनी आंखों देखकर नस चुपचाप वहां से भाग गई। नस के जाते ही व्योम ने चांद की तरफ देखते हुए कहा, मैंने तुमसे पहले भी कहा है, अभी भी कह रहा हूं, आई एम योर हस्बैंड। अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकती हो। इस तरह से तुम्हें मुझसे शर्माने की जरूरत नहीं है। एक हस्बैंड वाइफ के बीच में शर्म के लिए कोई जगह नहीं होती। उम्मीद है कि तुम मेरी बात समझ रही हो। अब मुझे बताओ कि तुम्हें कहाँ दर्द हो रहा है, मैं तुम्हारी कमर की मालिश करता हूँ। बाय की बात सुनकर चांद को शर्म तो आ रही थी, पर उसकी बात सुनकर कि एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में शर्म की कोई जगह नहीं होती है, चांद ने बस अपना सर हिला दिया और पेट के बाल बेड पर लेट गई। व्योम ने चांद के घाव को खोलकर देखा। चांद के पीठ पर बड़ा सा घाव था जिस पर बैंडेज की गई थी। बाकी उसकी गोरी पीठ व्योम के सामने थी, जिसे देखकर एक पल के लिए उसे अजीब सा एहसास हुआ, पर अगले ही पल चांद की कंडीशन के बारे में याद करके उसने खुद को रिलैक्स किया और चांद की कमर पर हल्के हाथों से ऑइंटमेंट अप्लाई करके मालिश करने लगा। चांद की आंखें इस वक्त सुकून से बंद हो चुकी थी। व्योम के इस तरह से मालिश करने की वजह से उसे काफी बेहतर महसूस हो रहा था। ज्यादा देर तक लेटने की वजह से और बैठने की वजह से उसकी कमर सच में अकड़ गई थी और अब मालिश की वजह से उसे राहत महसूस हो रही थी। व्योम की सख्त उंगलियां चांद की नाजुक से कमर पर चल रही थी। उसने चांद के चेहरे की तरफ देखने की कोशिश की। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था, जिस वजह से वो उसके चेहरे को नहीं देख पा रहा था। उसने धीरे से कहा, तुम अब बेहतर महसूस कर रही हो। व्योम की बात सुनकर चांद ने खुशी भरी आवाज में कहा, अच्छे से मालिश कीजिए ना। चांद की बात सुनकर व्योम की आंखें छोटी हो गई। थोड़ी देर पहले तक ये लड़की उसे मालिश करने से मना कर रही थी और अब अच्छे से करने के लिए कह रही थी, पर व्योम ने कुछ नहीं कहा और अच्छे से चांद की मालिश करने लगा। मालिश करते हुए ही उसका हाथ चांद के जख्म को टच कर गया। चांद, जो कि अपनी आंखें बंद करके मसाज का आनंद ले रही थी, अचानक से उसके मुंह से हल्की चीख निकल गई। चांद की चीख सुनकर व्योम ने परेशानी भरी आवाज में कहा, सॉरी, क्या ज्यादा दर्द हो रहा है? चांद ने धीरे से कहा, नहीं, पर थोड़ा ध्यान से कीजिए, अगर वहां पर फिर से हाथ लगाएंगे तो हमें फिर से दर्द होगा। चांद की बात सुनकर व्योम ने कहा, इस बार नहीं लगाऊंगा, पक्का वादा। कहते हुए व्योम अच्छे से उसकी कमर पर मालिश करने लगा। उसने चांद से पूछा, तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या मैं अच्छे से मालिश कर रहा हूं? व्योम के सवाल को सुनकर चांद ने कहा, बहुत अच्छा लग रहा है, इसी तरह से मालिश करते रहिए, हमें अच्छी नींद आ रही है। चांद की बात सुनकर व्योम ने कहा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम एक टिपिकल इंडियन वाइफ की तरह मुझे ऑर्डर दे रही हो? क्या तुम्हारे महादेव इसके लिए तुम्हें सजा नहीं देंगे? व्योम की बात सुनकर चांद, जो अपनी आंखों को बंद करके सुकून से मालिश का लुत्फ उठा रही थी, अचानक से उसके चेहरे पर परेशानी नजर आने लगी। उसने घबराते हुए कहा, हमारी मालिश मत कीजिए, हमारे महादेव नाराज हो जाएंगे। आप तो हमारे पति हैं, हम आपसे ये सब कुछ कैसे करवा सकते हैं? हमें माफ कर दीजिए। चांद की बात सुनकर और उसे इतना परेशान देखकर व्योम ने हंसते हुए कहा, मैंने मजाक किया था, बेफिजूल में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर एक वाइफ अपने हस्बैंड की सेवा कर सकती है तो एक हस्बैंड भी अपनी वाइफ की सेवा कर सकता है। अपने छोटे से दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो वरना खत्म हो जाएगा, और अगर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया तो हमें तुम्हारे लिए दूसरा दिमाग खरीद कर लाना होगा, जो कि तुम्हारे अंदर डालने के बाद भी तुम्हें इस्तेमाल करने के लिए तुम्हारे काम नहीं आने वाला। व्योम की बात सुनकर चांद ने छोटा सा चेहरा बनाकर उसकी तरफ देखा। उसके छोटे से चेहरे को देखकर व्योम ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ? चांद ने मुंह बनाते हुए कहा, आप हमें परेशान कर रहे हो ना, आप बहुत ज्यादा बुरे हो, हम आपसे बात ही नहीं करेंगे। कहते हुए चांद ने अपना चेहरा पिलो में छुपा लिया। चांद की बात सुनकर व्योम की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई।
उसके सामने मुंह ना खोलने वाली यह लड़की आज ऐसे नखरे दिखा रही थी, पर व्योम को ये सब कुछ पसंद आ रहा था। उसने चांद की कमर पर हल्के हाथ से मसाज देते हुए कहा, अच्छा तो तुम मुझसे बात नहीं करोगी, पर बात क्यों नहीं करोगी, ये तो बता दो। चांद ने कुछ नहीं कहा। व्योम ने हल्के से उसकी कमर पर गुदगुदी करते हुए कहा, तुम नहीं बताओगी कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो। व्योम के इस तरह से गुदगुदी लगाने की वजह से चांद की हंसी निकल गई। उसने हंसते हुए कहा, ऐसा मत कीजिए, हम आपसे नाराज हैं। चांद की बात सुनकर व्योम ने कहा, अच्छा तो तुम मुझसे नाराज हो, पर तुम तो मुझे बता ही नहीं रही हो कि तुम मुझसे नाराज क्यों हो। जब मुझे पता ही नहीं होगा कि मेरी वाइफ मुझसे नाराज क्यों है, तो मैं उसे मनाऊंगा कैसे। और तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे कभी नाराज नहीं रहोगी, तो फिर तुम मुझसे नाराज कैसे हो गई। व्योम की बात सुन चांद ने पलटकर उसकी तरफ देखकर कि छोटा सा फेस बनाते हुए कहा, पति है आप हमारे। अध्याय भैया ने कहा था कि एक पत्नी को अपने पति से नाराज होने का पूरा हक होता है। चांद की बात सुनकर और उसके मुंह से यह सुनकर कि आप हमारे पति है, व्योम के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने चांद की तरह देखते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा, तुम्हें मुझसे नाराज होने का हक है, पर मुझे भी यह जानने का हक है कि मेरी बीवी मुझसे नाराज क्यों है, ताकि मैं उसे मना कर सकूं। व्योम की बात सुनकर बेचारी मासूम चांद सोच में पड़ गई। आखिर व्योम से नाराज क्यों है। उसने तो बस ऐसे ही कह दिया था कि वो व्योम से नाराज है, पर अब व्योम उससे पूछ रहा था कि वह नाराज क्यों है। उसे इस तरह से कंफ्यूज देखकर व्योम को हंसी आ रही थी। चांद की इनोसेंस, उसकी क्यूटनेस, सब कुछ व्योम का दिल चुरा रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बोल क्यों नहीं रही हो, तुम मुझसे नाराज क्यों हो, कुछ तो बोलो। कहते हुए व्योम की उंगलियां चांद की कमर पर चल रही थी। चांद ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ऐसे मत कीजिए ना, हमें अजीब सा लग रहा है। चांद की बात सुनकर व्योम ने उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा लाकर बेहद इंटेंस वॉइस में कहा, कैसा लग रहा है, जरा बताओ। व्योम के चेहरे को अपने चेहरे के करीब महसूस करके चांद की बोलती बंद हो गई। वह अपनी नीली नीली आंखों को बड़ा बड़ा करके व्योम को टुकुर टुकुर घूरने लगी। एपिसोड 72। चांद को इस तरह से खुद को देखते हुए देखकर व्योम ने उसके छोटे से चेहरे को अपने हाथ में भरते हुए कहा, सुनो, अपनी नीली नीली आंखों से मुझ पर जादू करने के बारे में सोचना भी मत। मैं अच्छे से जानता हूं कि तुम्हारे जादू करने के तरीके क्या है। तुम बहुत बड़ी और खतरनाक वाली जादूगरनी हो। व्योम के मुंह से फिर से जादू और जादूगरनी सुनकर चांद की आंखों में इस बार हल्के आंसू आ गए। उसने रोते हुए कहा, हम जादू नहीं करते। सच में आपको क्यों लगता है कि हम काला जादू करते हैं। चांद को रोते हुए देख करके व्योम ने हंसते हुए कहा, अरे मैं मजाक कर रहा हूं, रोना बंद करो। पर सच में मुझे शक होता है कभी कभी तुम पर, नीली नीली आंखों से, और सुनिए ना कहकर तुम जादू करती हो। व्योम की बात सुनकर चांद क्यूट सा फेस बनाकर उसकी तरफ देखने लगी। उसने एक नजर उसकी तरफ देखा और अपना चेहरा फिर से पिलो में छुपाकर लेट गई। व्योम समझ गया कि फिर से उसकी प्यारी सी बीवी नाराज हो गई है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे बताओ तुम्हें भूख लगी है। चांद ने कुछ नहीं कहा। व्योम ने प्यार से कहा, क्या तुम मुझसे नाराज हो इस बार भी। चांद ने कुछ नहीं कहा। व्योम ने धीरे से कहा, तो ठीक है, मैं जा रहा हूं। उसके इतना कहते ही चांद ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर उदासी भरी आवाज में कहा, आप हमें अकेला छोड़कर जा रहे हो। चांद की आवाज सुनकर व्योम ने पलटकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम कहोगी तो नहीं जाऊंगा। बोलो, क्या चाहती हो तुम। तुम चाहती हो कि मैं यहां पर तुम्हारे साथ रहूं। व्योम के सवाल को सुनकर चांद चुप हो गई। उसे खुद नहीं पता था कि वह चाहती क्या है। वह बस व्योम के साथ रहना चाहती थी। उसे उसके साथ एक अजीब सा सुकून मिलता था। उसका चेहरा, उसका परेशान करना, उसे सब कुछ पसंद था। अध्याय सावित्री जी। विराज के साथ वो कंफर्टेबल महसूस करती थी, पर व्योम के साथ उसे एक अलग से खुशी मिलती थी। वो उसका लाइफ पार्टनर था, उसका जीवन साथी था, जिसके साथ उसे अपनी पूरी जिंदगी बितानी थी, जिस वजह से चांद को उसके साथ एक अलग ही कनेक्शन महसूस होता था। चांद को चुप देखकर व्योम ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, जब तुम नहीं चाहती मैं तुम्हारे साथ रहूं तो मैं जा रहा हूं। पर तुम्हें पता है, ये हॉस्पिटल बहुत ज्यादा खतरनाक और डरावना है। यहाँ पर कई सारे लोगों की डेथ हुई है। मैंने सुना है कि रात में यहाँ पर भूत भी घूमते रहते हैं, इसलिए ध्यान से रहना। व्योम की बात सुनते ही चांद, जो कि खुद से ही लड़ रही थी कि उसे क्या कहना है, व्योम की बात सुनकर उसके चेहरे पर घबराहट नजर आने लगी। उसने घबराते हुए कहा, क्या भूत। कहते हुए चांद के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी।
चांद के चेहरे की एक्सप्रेशन देखकर व्योम ने अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहा, हाँ भूत, बहुत डरावने भूत, यहाँ तक कि चुड़ैल, पिशाच सब कुछ यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर ना कई सारे लोगों की मौत हो चुकी है और उन लोगों की आत्मा को शांति नहीं मिली, तो वह लोग आधी रात को हर एक पेशेंट के वार्ड में भटकते रहते हैं। तुम रह लोगी ना? कुछ नहीं करते वो लोग, बस आते हैं और चले जाते हैं। व्योम की बात सुनकर मासूम चांद की डर से हालत खराब हो गई। उसने अपने दूसरे हाथ से व्योम के हाथ को पकड़ते हुए कहा, प्लीज हमें छोड़कर मत जाइए, हमें डर लग रहा है, प्लीज हमारे साथ रुकिए। चांद अब जितना हो सके उसे जो शब्द आते थे इंग्लिश के बोलने का ट्राई करती थी, ताकि वह भी सोसाइटी में जल्दी से जल्दी एडजस्ट हो सके। अध्याय उसके साथ ज्यादातर इंग्लिश शब्द में ही बात करता था और फिर उसे उसका मतलब बताता था, ताकि चांद को भी उनका मतलब पता हो और चांद भी उन शब्दों को अपने सेंटेंस में इस्तेमाल कर सके। चांद की बात सुनकर और उसे इस तरह से घबराया हुआ देखकर व्योम उसके पास बेड पर बैठ गया। बेड ज्यादा बड़ा नहीं था, पर वहां पर दो लोग कंफर्टेबल होकर सो सकते थे, पर व्योम को डर था कि कहीं चांद की चोट में उसका हाथ न लग जाए। इसलिए उसने चांद की तरफ देखते हुए कहा, तुम यहां पर सो जाओ, मैं सोफे पर सोने के लिए जा रहा हूं। व्योम की बात सुनकर चांद के हाथों की पकड़ उस पर मजबूत हो गई। उसने धीरे से रोते हुए कहा, नहीं, आप हमारे साथ यहीं पर सो जाओ, हमें डर लग रहा है। चांद की बात सुनकर व्योम ने उसे शांत करते हुए कहा, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। पर चांद उसकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। आखिर में चांद की जिद के सामने हार मानकर व्योम वहीं पर लेट गया। उसने चांद को अच्छे से लिटाकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, सो जाओ, कोई भूत नहीं आएगा, मैं हूं ना यहाँ पर, और अगर कोई आ भी गया तो मैं उसे भगा दूंगा। मुझ पर भरोसा रखो और अपनी आंखें बंद करो। व्योम की बात सुनकर चांद ने धीरे से कहा, आप सच कह रहे हैं ना? आप यहां से नहीं जाओगे ना? हमें डर लग रहा है। चांद की बात सुनकर और उसके छोटे से चेहरे पर डर देखकर व्योम ने प्यार से आगे बढ़कर उसके माथे को चूमते हुए कहा, मैं सच कह रहा हूं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अब तुम अपनी आंखें बंद कर लो और सो जाओ। मैं भूत के आने पर उसे भगा दूंगा, मुझे उनमें से किसी से डर नहीं लगता। व्योम की बात सुनकर चांद ने अपना सर हिलाया और अपनी आंखें बंद कर ली। व्योम बस उसके छोटे से चेहरे को देखने लगा, जिस पर नींद में भी डर नजर आ रहा था। चांद ने मजबूती से वो उनके हाथों को पकड़ कर रखा था। व्योम ने अपने हाथों की तरफ देखा, जिस पर चांद की पकड़ लगातार मजबूत होती जा रही थी, तो कभी चांद के चेहरे की तरफ देखा, जिसकी गर्म सांसें वह अपने चेहरे पर महसूस कर रहा था। उसका दिल कर रहा था कि इस वक्त वो चांद को अपनी बाहों में भरकर उसे ढेर सारा प्यार करे, पर ना इस वक्त चांद की ऐसी कंडीशन थी कि वो उसे अपनी बाहों में भर सके। ना ये जगह उनके बेडरूम थी, यह एक अस्पताल का रूम था। काफी देर तक चांद को देखने के बाद भी वो उस पर से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। उसे चांद के छोटे से प्यारे से चेहरे को देखकर एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था, जिसकी तलाश उसे सालों से थी। व्योम अभी चांद के चेहरे को देख रहा था कि साइड टेबल पर रखा हुआ उसका मोबाइल रिंग करने लगा। मोबाइल की आवाज सुनकर व्योम के चेहरे पर इरिटेशन नजर आने लगी। चांद मोबाइल की आवाज सुनकर उठ न जाए, इससे पहले ही व्योम ने कॉल उठाकर थोड़े गुस्से से कहा, कौन है? इतनी रात को कॉल करके क्यों परेशान कर रहे हो? कौन सी आफत आ गई तुम लोगों पर? उसने इतना कहा ही था कि दूसरी तरफ से उसे वर्तिका की आवाज सुनाई दी। व्योम डार्लिंग, मुझे तुम्हें कुछ बताना था। वर्तिका की आवाज सुनकर व्योम ने गुस्से से कहा, वर्तिका, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मुझे तुमसे बात करने में या तुम्हारे साथ टाइम पास करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर तुम क्यों बार बार मुझे कॉल करके इरिटेट कर रही हो? देखो, अगली बार से अगर तुमने मुझे कॉल किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कहते हुए व्योम कॉल कट करने ही वाला था कि वर्तिका ने कहा, व्योम बस एक बार तो मेरी बात सुन लो। वर्तिका की आवाज सुनकर व्योम ने कहा, जल्दी से बोलो, मेरे पास तुम्हारे ऊपर वेस्ट करने के लिए 1 मिनट का भी वक्त नहीं है। व्योम की बात सुनकर वर्तिका ने दर्द भरी आवाज में कहा, क्या तुम हमारे रिश्ते को पल में भूल गए सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में कोई और आ गई है? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, जबकि तुम जानते हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूं? तुम्हारे बिना जीने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। प्लीज मुझे एक और मौका दे दो। हालांकि मेरी कोई गलती नहीं है, पर फिर भी मैं तुमसे माफी मांग रही हूं। गलती तो तुम्हारी दादी माँ की है। मैं जानती हूं कि उन्होंने मुझे किडनैप करवाया था और मुझे किडनैप करने वाला तुम्हारा प्यारा भाई था। उन दोनों की गलती होने के बाद भी तुमने उन्हें कुछ नहीं कहा, उल्टा मुझे सुनाया। तुमने एक बार भी यह नहीं सोचा कि मुझे कैसा लग रहा होगा।
मैं तुमसे हमेशा से प्यार करती थी और जिस दिन तुम्हारी और मेरी शादी होने वाली थी, तुम्हारी दादी और तुम्हारे भाई दोनों ने मेरी जिंदगी खराब कर दी। वर्तिका की बात सुनकर व्योम ने चांद के चेहरे की तरफ देखा। अगर उस दिन सावित्री जी ने वर्तिका का किडनैप करके उसकी शादी चांद से ना करवाई होती तो इस वक्त ये प्यारी सी लड़की क्या उसकी बाहों में होती? बिल्कुल भी नहीं। सोचकर व्योम ने इरिटेट हुए कहा, बकवास बंद करो। मेरी दादी को तुम पसंद नहीं थी तो उन्होंने तुम्हारा किडनैप करवा लिया। मैं बस फॉर्मेलिटी के लिए तुमसे शादी कर रहा था, तुमसे ना सही किसी और से हो गई। बात खत्म। अब मुझे फालतू में तुमसे बकवास नहीं करनी, ना तुम्हारी बकवास सुननी है। अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो और मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास हजारों ऑप्शन है, तो उनमें से किसी ऑप्शन को चूज करके उसके साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? अब मुझे तुम्हारे अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना मैं तुम्हें अपनी लाइफ में आने के लिए जगह देने वाला हूं। उम्मीद है कि तुम मेरी बात समझ गई हो। अगर नहीं समझी हो तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाय बाय कहकर व्योम ने कॉल कट कर दिया और चांद के मासूम से चेहरे की तरफ देखने लगा। उसने धीरे से उसके गालों पर उंगलियां चलाते हुए कहा, मैं तो खुश हूं कि दादी ने तुम्हारा किडनैप किया था। अगर तुमसे मेरी शादी हो जाती तो ये क्यूट सी लड़की मेरी लाइफ में कैसे आती है? मुझे कैसे पता चला कि दुनिया में कोई इतना मासूम, इतना प्यारा, इतना इनोसेंट हो सकता है, जिसे दुनियादारी के बारे में दूर दूर तक कुछ भी ना पता हो। कोई कैसे बिना किसी इस बात के किसी की परवाह कर सकता है? मुझे कैसे पता चलता? व्योम ने अपने आसपास बचपन से सिर्फ स्वार्थी औरतों को देखा था। वो जिस सोसाइटी में रहता था, यहाँ पर सब लोग सिर्फ पैसों के लिए लड़ते थे। बचपन से उसने अपनी माँ को देखा था। उसकी माँ को पैसों के अलावा किसी चीज से मतलब नहीं था। विधि जी ने कभी भी अपने तीनों बच्चों पर ध्यान नहीं दिया था। उन्हें बस की थी पार्टी, अपने दोस्तों के साथ एंजॉयमेंट क्लब जाना, यही सब पसंद था। विकास जी विधि जी से बहुत प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने भी कभी विधि जी को इन सब चीजों से नहीं रोका, बल्कि उन्होंने हमेशा उसे सपोर्ट किया। हालांकि बचपन में पहले पहले वो अपने बच्चों पर ध्यान देते थे, पर बाद में उन्होंने भी अपने बच्चों को नौकरों के भरोसे छोड़ना शुरू कर दिया, जिस वजह से अंजलि, अध्याय, व्योम तीनों में से किसी की भी अपने पेरेंट्स के साथ अटैचमेंट नहीं थी। सावित्री की बचपन से ही अपने तीनों का ध्यान रखती थी। अध्याय और व्योम काफी ज्यादा सावित्री जी के करीब थे। वही अंजलि अपनी माँ की तरह थी नेचर में, उसे भी पैसों से मतलब था, इसलिए वह भी सावित्री जी के ज्यादा करीब नहीं थी। विधि जी ने बिल्कुल उसे अपनी तरह बना दिया था। व्योम अपनी लाइफ में मौजूद औरतों के बारे में सोच रहा था। उसकी दादी को छोड़कर उसे कभी कोई ऐसी औरत नहीं मिली थी जिसने उसे प्यार किया हो, जिसने बिना किसी फायदे के उसकी परवाह की हो। पर अब उसकी जिंदगी में चांद थी। व्योम ने चांद के चेहरे पर अपनी उंगलियां चलाते हुए कहा, यू आर माई वुमेन। तुम मेरी हो, तुम सबसे अलग हो, सबसे जुदा हो, जैसी भी हो बस मेरी हो। कहते हुए व्योम के चेहरे पर छोटी सी मुस्कुराहट आ गई। उसे खुद नहीं पता था कि जिस लड़की को वो खुद से दूर करना चाहता था, उस लड़की को आज वो खुद अपने सीने से चिपका कर सो रहा था। चांद नींद मुस्कुरा रही थी, शायद वो कोई प्यारा सा सपना देख रही थी। उसके मुस्कुराते हुए होठों को देखकर व्योम ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम एक नंबर की बदमाश लड़की हो। नींद में भी मेरा फायदा उठाने है की कोशिश कर रही हो, जानबूझकर मुझे इस तरह से सिड्यूस कर रही हो ना। कहते हुए व्योम ने आगे बढ़कर चांद के होठों को हल्के से अपने होठों से टच कर लिया। उसके होठों को हल्के से टच करने के बाद व्योम का दिल किया कि वो उसके होठों को और भी ज्यादा अच्छे से किस करे, पर यह एहसास होते हैं कि चांद की कंडीशन इस वक्त अच्छी नहीं है। उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और पीछे हटकर गहरी गहरी सांस लेकर खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा, पर फिर भी वो चांद के होठों को देखकर खुद को बहकने से नहीं रोक पा रहा था। आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अपने ओपिनियन जरूर शेयर करना। उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आ रही होगी। कहानी के आने वाले एपिसोड में क्या होगा जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। गाइस, दोनों एपिसोड कल ही मिलेंगे। ये स्टोरी आगे तभी कंटिन्यू होगी जब इस पर 300 लाइक्स कंप्लीट हो जाएंगे, वरना आगे के एपिसोड नहीं आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग स्टोरीज।